Good morning all of you. Today I shall teach you about the inorganic chemistry chapter coordination chemistry part 5th. पार्ट 5th देखिएगा, पार्ट 4th हो गया था, पार्ट 5th और 6th तक हो सकता है आज मैं कुछ हद तक आपका एक यूनिट ख़त्म कर दूंगा। तो चल रहा है आपका मैटर आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। आपने देखा है कि जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होता है तो वहाँ पर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, यानी व्हेन वन यस, यानी जब एक यस का एंड 3p आपका 3p का 3p एंड 2d और 2d में कौन कौन dx² y² एंड dz²। एक बार फिर से देख लीजिएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है व्हेन वन यस 3p एंड 2d, d में कौन कौन सा dx² y² एंड dz² ना, ये चीज़ें dx² y² एंड dz², वो भी कौन सा आउटर एनर्जी लेवल, कौन सा आउटर एनर्जी लेवल। आउटर एनर्जी लेवल का अगर शुरू हो जाता है, आउटर एनर्जी लेवल का, किसका, आउटर एनर्जी लेवल का, ठीक है। तो आउटर एनर्जी लेवल का d ऑर्बिटल होना चाहिए dx² y² dz²। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर क्या बनता है, इज फॉर्म्ड द आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स when 1s 3p and 2d dx outer orbital is formed, is intermixing या is overlapping to the each other, is overlapping to the each other, अगर यहाँ ओवरलैपिंग करते हैं each other to form a new hybrid orbital, which is known as sp3d2 hybridization, जिसे हम क्या कहते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब एक s का 3p का 3d का, लेकिन d का क्या होना चाहिए, आउटर में होना चाहिए, तो वहाँ पर क्या होगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। एग्जाम्पल के रूप में हम आपको दिखा रहे हैं COF6 एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं COF6। अब हम ये नहीं कह सकते कि आपकी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स केवल वीक लिगेंड ही बनाते हैं, हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा बोल देंगे कि केवल वीक ही लिगेंड आपके आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो ऐसी स्थिति में विडंबना यह आ जाएगी कि कभी कभी आपके इनर एनर्जी लेवल के जो d ऑर्बिटल हुआ करते हैं उनके ऑलरेडी ऑर्बिटल खाली रहते हैं, तो वहाँ वीक भी जा करके उसे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना देता है। इसलिए हम वहाँ पर यह सब यूज नहीं कर पाएंगे कि वह ऑलरेडी वीक लिगेंड आउटर केवल बनाते हैं, इनर नहीं बनाते हैं। ये तो कॉम्प्लेक्स कैसा है और उसका सेंट्रल मेटल कैसा है और उसके लिगेंड कैसे हैं, यह उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पर कौन सी ऐसी क्राइटेरिया है ना, क्या कंडीशन बन रहा है, आउटर बन सकता है कि इनर, और आउटर इनर कंडीशन हम डिटरमाइन तभी कर पाएंगे जब ऑलरेडी हम उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, वैलेंस बॉन्ड के नियमों का पालन करते हुए उस कॉम्प्लेक्स को हम एनालाइज करेंगे, तभी हो सकता है। इसलिए होता क्या है कि ये तरीका होता है, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, इसको हम चलते करते हैं, फिर इसके बाद है ना, तो COF6 हो गया। तो COF6 का मतलब होता है कि यहाँ पे हम इसको x कर लेते हैं, यहाँ पे इसको 6 और यहाँ पर -1, ओवरऑल ये क्या हो गया -3। तो x + 6 हो गया, -1 हो गया, ओवरऑल क्या हो गया -3 हो गया। तो ये x हो गया प्लस माइनस से माइनस, और यहाँ 6 हो गया और ये -3 हो गया। तो x बराबर क्या होगा -3 + 6, तो x बराबर क्या होगा +3। तो x बराबर क्या होगा +3। तो इस तरीके से हमने इसका क्या निकाल लिया, कोऑर्डिनेशन नंबर, उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। अब होता क्या है 27 CO हो गया और यहाँ पे क्या हो गया +3 हो गया। तो आप यहाँ पे आर्गन कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप यहाँ पे 4s2 होता है, 3d7 होता है,
तो 20 7 27 हो गया ना भाई। तो यहाँ पे क्या हो गया आर्गन, और यहाँ पे 2 यहाँ से 1 यहाँ से, इसे आप 4s2 करिएगा तो 4s 0 हो गया, और यहाँ पे 3d 6 हो गया। 4s 0 हो गया और 3d 6 हो गया। क्लियर हो गया। तो अब आप यहाँ पर देखिएगा तो d में कितने ऑर्बिटल हैं, है ना। तो d के 1 2 3 है ना, 4 5 हो गए आपके। तो dxy dyz dzx dx² y² और dz², ये हो गया आपकी। सबकी ऊर्जा स्तर 3 है तो 3 लगा दीजिए। क्लियर हो गया। अब तो आप बहुत सारा एग्जाम्पल पढ़ लिए, हमें नहीं लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, और हमें ये भी नहीं लगता कि अब कोई भी विडंबना होगी, क्योंकि ये मेरा 5वां लेक्चर है ना। तो इसका मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं, और हमें नहीं लगता कि वीवीटी से और हाइब्रिडाइजेशन के तहत आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आएगी, यह हमें कोई आसान नहीं है। इसलिए आप बढ़िया से नोट्स बनाया करिए और बढ़िया से आप उसको रिवाइज करने की कोशिश किया करिए। 6 इलेक्ट्रॉन होंगे आप, तो बारी बारी से आप 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। यह किसका नियम है? हुंड का नियम है, हुंड के नियमों का पालन करता है। ठीक है, तो d6 हो गया, ये हो गया, 4s खाली हो गया, 4p खाली हो गया। अब यहाँ पर आप नेचर ऑफ लिगेंड देखेंगे तो यह कैसा लिगेंड है? वीक है। तो जब वीक है तो यह अंदर इसको रिपेल करके जोड़ा नहीं बना पाएगा, इसलिए इसे हम कहाँ लेकर के जाएंगे? आउटर में लेकर के जाएंगे। और आउटर में कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 हो जाएंगे, यानी 4dxy हो जाएगा, 4dyz हो जाएगा, है ना। और इसमें जो 4dxy हम जो करेंगे, चलिए ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन ये मान करके चलिए कि यह आप dx² y² हो जाना चाहिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा dx² और y² में भरा जाना चाहिए। तो 4dxy हो गया, 4dyz हो गया और 4dzx हो गया। तो यहाँ पे लिगेंड का इलेक्ट्रॉन आएगा, लिगेंड का इलेक्ट्रॉन, लिगेंड यहाँ पर क्या है? F है। यहाँ भी आपका क्या है भाई? F है। तो इसलिए यह इस तरह से हो गया और यह इस तरह से हो गया, और यहाँ पर भी F भरता ही चला जाएगा। ये F हो गया आपका, ये भी F हो गया, ये भी F, और इस तरीके से ये हो गया और ये हो गया, और आपका यहाँ S में भी एक F हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक S का, 3 P का, 2 D का ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग करता है, इसलिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। जब D आपका बाहर जाने लगे तो इसका मतलब वहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को समझा करिए, है ना। जब एक S का, 3 P का और 2 D का ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग करते हो तो वहाँ पर क्या होता है? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। यही कंडीशन आपकी है, इसे राइट कर लीजिए। अब आशा है कि आप राइट कर चुके होंगे। अब अगला देखिएगा किस तरह से होता है। अब उसके बाद आप देखिएगा लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या देखेंगे आप? लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की क्या लिमिटेशन होती है उसको आप देखेंगे। लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पहला पॉइंट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन, यह एक्सप्लेन नहीं कर सकता। द नेचर ऑफ लिगेंड यानी लिगेंड का नेचर कैसा है, यह एक्सप्लेन नहीं कर सकता। दैट इज which लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग, या यह नहीं बता सकता कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, और एंड which one is weak, and which one is weak, और कौन सा कमजोर है। It could not explain the nature of ligand, that is which ligand is strong and which one is weak।
यह नहीं बता पाएगा कि कौन सा लिगेंड आपका स्ट्रांग है और कौन सा लिगेंड कमज़ोर है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन, यह एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कैसे होती है। द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स, द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स in the presence of strong ligand, in the presence of strong ligand। यह एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड उसको कैसे पेयर करता है। तीसरी पॉइंट हो गई फॉर्म्स दिस थियरी, फॉर्म्स दिस थियरी, फॉर्म्स दिस थियरी magnetic moment, form this theory magnetic moment can be calculated by knowing the number of unpaired electron, knowing the number of unpaired electron, but could not explain, यह तो बता लेगा कि इसमें कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं, बट कुड नॉट एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, यह एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो एक बार आप फिर से देख लीजिएगा लिमिटेशन ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की क्या लिमिटेशन होती है, माने कि कौन सी कार्यसीमा ऐसी होती है जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं कर सकती है। उसमें आपको बताया जा रहा है इट कुड नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ लिगेंड दैट इज व्हिच लिगेंड इज स्ट्रांग एंड व्हिच वन इज वीक, यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती है कि कौन सा लिगेंड स्ट्रांग है और कौन सा लिगेंड वीक है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ करते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करने की कैपेसिटी हुआ करती है और यह अनपेयर इलेक्ट्रॉन को अंदर रिपेल करके उसे पेयरिंग कर देते हैं। लेकिन पेयरिंग करने वाला तरीका क्या है, पेयरिंग क्यों कर देते हैं, यह हमारा बीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि दूसरे पॉइंट में लिखा गया है इट कुड नॉट एक्सप्लेन द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। यह नहीं बता पाता है कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं वह पेयरिंग कैसे कर लेते हैं, इसे यह व्याख्या नहीं कर सकता। तीसरा पॉइंट फॉर्म दिस थियरी मैग्नेटिक मोमेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय नोइंग द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यह एक्सप्लेन कर लेती है कि उस कॉम्प्लेक्स के अंदर, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हाउ मेनी नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, उसके पास कितने नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, यह तो एक्सप्लेन कर लेती है और मैग्नेटिक मोमेंट भी कैलकुलेट कर लेती है। म्यू बराबर अंडर रूट n+2 कर लेती है, लेकिन वह यह नहीं बता पाती कि इस मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है बट कुड नॉट एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा यह एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। चौथा पॉइंट देखिएगा, चौथा पॉइंट क्या होता है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन, इट कुड नॉट एक्सप्लेन, यह एक्सप्लेन नहीं कर सकता द डिस्टॉर्शन
distortion in same octahedral complexes like CrH2O का होल 6 2+ and CuH2O का होल 6 2+ and CuH2O का होल 6 2+, यह एक्सप्लेन नहीं कर सकता CrH2O का होल 6 2+ and CuH2O का होल 6 2+. It could not explain, यह एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा. एक्सप्लेन द कलर, यह कलर को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा. एंड इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा, जो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा होता है उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाता है. ऑफ कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है उसके कलर को और उसके इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है. कौन नहीं कर पाता? BBT. इट कुड नॉट एक्सप्लेन, यह एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा. किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा? द स्ट्रक्चर ऑफ CuNO3 का होल 4 2+ आयन. इनका कहना है कि यह स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन बता देता है लेकिन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है. आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है चौथा पॉइंट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द डिस्टॉर्शन इन द सेम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस लाइक CrH2O का होल 6 2+ एंड CuH2O का होल 6 2+. आप देखते होंगे, अभी मैं आपको डिस्टॉर्शन पढ़ाऊंगा, क्योंकि जब किसी ऑर्बिटल के अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और साथ ही साथ उसके पास और सारे ऑर्बिटल खाली पड़े रहते हैं, ऐसी स्थिति में उसका इलेक्ट्रॉन स्प्लिटिंग करता है, उसका इलेक्ट्रॉन कूदता है और वह कूद करके अपना पेयरिंग बनाने की कोशिश करता है, जिसे हम डिस्टॉर्शन के नाम से जाने जाता है, डिस्टॉर्शन के नाम से जानते हैं. और आपको यह बता दें कि अभी मैं आपको एक हेडिंग पढ़ाऊंगा, एक स्केच पढ़ाऊंगा, उसका नाम होगा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, जिसमें वह मैं जिक्र करूंगा कि यहाँ सिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉन भरा है कि एसिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉन भरा है, यहाँ पे डिस्टॉर्शन होगा कि नहीं होगा. बहुत सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा जो कि बाकी हैं, लेकिन आप यहाँ पर यह देखने की कोशिश करिएगा कि ऑलरेडी यहाँ पे किस तरह से ये हो रहा है और किस तरह से यहाँ पर इसको पढ़ाया जा रहा है. ठीक है, तो CuH2O का होल 6 इट कुड नॉट एक्सप्लेन द कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. पांचवा पॉइंट है इट कुड नॉट एक्सप्लेन द कलर एंड इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस. यह एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स का क्या उसका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा होगा और क्या उसका ऑलरेडी कलर होगा. इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ CuNO3 का होल 4 2+. यह एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि CuNO3 का होल 4 2+ का स्ट्रक्चर क्या होगा. तो ये रहा आपका लिमिटेशन वैलेंस बांड थ्योरी का. अब हम आपको पढ़ाएंगे क्रिस्टल. तो ऑलरेडी यू नो दैट, आप अच्छी तरह से यह जानते हैं कि हमने 3 थियरियाँ पढ़ा हुआ था, जिसमें एक था वैलेंस बांड थ्योरी. वैलेंस बांड थ्योरी में आपको बता दिया कि ऑलरेडी इसे कॉम्प्लेक्स बनाता है, हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करता है, जिसे अभी आपने देखा है. उसके बाद दूसरी थियरी क्या होगी? क्रिस्टल फील्ड थियरी होगी. क्या होगी भाई? क्रिस्टल फील्ड थियरी होगी. और इस क्रिस्टल फील्ड थियरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? CFT कहते हैं. तीसरा क्या है भाई? तीसरा आपका है लिगेंड फील्ड थियरी. लिगेंड जब मेटल के पास आता है तो उसके क्षेत्र में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, यह थियरी आपकी लिगेंड फील्ड थियरी कहलाती है. शॉर्ट फॉर्म में इसे हम LFT कहते हैं.
तो देयर आर थ्री थियरीज, वैलेंस बॉन्ड थियरी वीवीटी, क्रिस्टल फील्ड थियरी सीएफटी, लिगेंड फील्ड थियरी एलएफटी। बट यहाँ पर ऑलरेडी आप ये पढ़ चुके हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी को, इसके लिमिटेशन को आपने पढ़ लिया। अब हम जो पढ़ेंगे वह क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड थियरी पढ़ेंगे। तो आपको जनाब बता दें क्रिस्टल फील्ड थियरी क्या होता है, इसको देखिएगा क्या होता है। क्रिस्टल फील्ड थियरी, इनका कहना यह है कि क्रिस्टल के फील्ड में जहाँ पे क्रिस्टल पड़ा हुआ है ना, क्या पड़ा हुआ है, जहाँ पे क्रिस्टल पड़ा हुआ है उसके चारों तरफ जो फील्ड है वहाँ पे कौन सा सिद्धांत लगेगा और किस तरह से होगा और किस तरह से ऑर्बिटल वो बनाएगा, किस तरह से वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, किस तरह से मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनेगा, इसमें क्रिस्टल का क्या रोल होता है, क्रिस्टल की फील्ड क्या फॉलो करती है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। सीएफटी पढ़ाने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आप यह जानने की कोशिश करिएगा कि जब हम सीएफटी शुरू करने लगते हैं तो वहाँ भी बात आने लगती है ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर की। किसकी बात आने लगती है, वहाँ भी ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर की बात आने लगती है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले तो हम यह आपको दिखा दें कि 5D डिजनरेट ऑर्बिटल कैसे बना करते हैं और किस तरह से होते हैं। हालांकि मैंने प्रीवियस कक्षा में इसको पढ़ा दिया था, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊँगा, देखिएगा आप जानिएगा। इन द डी ऑर्बिटल, जो आपके डी ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, इन द डी ऑर्बिटल देयर आर 5 डी डिजनरेट ऑर्बिटल। क्या होते हैं, डिजनरेट ऑर्बिटल, ये क्लियर हो गया। इन द डी ऑर्बिटल देयर आर 5 डी डिजनरेट ऑर्बिटल, ये हो गया। यानी आपके पास जो डी ऑर्बिटल होते हैं या 5D डिजनरेट होते हैं। जनरली जो क्रमशः सामान्यतः क्या होते हैं, ये जनरली DXY, जनरली DXY, DYZ, DZX, DX स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर। कोई किसी को दिक्कत है, जो हमारे पास डी ऑर्बिटल हुआ करते हैं वह जनरली क्या होते हैं, DXY, DYZ, DZX हुआ करते हैं। आप यहाँ पर इसको मैं दिखा दे रहा हूँ, ये आपका डी ऑर्बिटल है, यह जनरली क्या है, ये जनरली आपका DXY है, ये आपका DYZ है, ये आपका DZX है, यह आपका DX स्क्वायर वाई स्क्वायर है और ये आपका DZ स्क्वायर है। बोलिए कोई दिक्कत किसी को नहीं। इसमें कई बार मैंने बताया था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, यह ऑर्बिटल 2 तरीके के हैं। कितने तरीके के हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, यह ऑर्बिटल 2 तरीके के हैं। और वह 2 तरीका कौन सा है, ऑलरेडी यहाँ पर आप जान सकते हैं कि यह जो 2 ऑर्बिटल 2 तरीके के हैं वह ऑलरेडी 1, 2, 3, 4 और 5 हैं। यानी यहाँ पर DXY, DYZ और DZX होगा, इसे हम T2G कहेंगे। क्या कहेंगे, T2G कहेंगे। और लेटर के 2 ऑर्बिटल जिन्हें क्रमशः DX स्क्वायर वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर कहते हैं, इन्हें हम EG कहेंगे। क्या कहेंगे, हम EG कहेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। हमने आपसे बताया कि फार्मर के जो 3 ऑर्बिटल होंगे DXY, DYZ और DZX, इन्हें हम क्या कहेंगे, T2G कहेंगे। और लेटर के जो 2 ऑर्बिटल होंगे DX स्क्वायर वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर, इसे हम क्या कहेंगे, EG कहेंगे। तो इस तरीके से T2G और EG हो गया। लेकिन यहाँ पे शर्त होती है कि जो आपका स्ट्रक्चर बनता है वह बनता है ऑक्टाहेड्रल। क्या बनता है भाई, ऑक्टाहेड्रल। दूसरा क्या बनता है, टेट्राहेड्रल। बहुत सारी ज्योमेट्री होती हैं, लेकिन इन ज्योमेट्रियों में ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और आपका स्क्वायर प्लेनर आता है। और बारी बारी से आप देखेंगे कि इनके इलेक्ट्रॉनों की स्प्लिटिंग किस तरह से होती है, इसको ध्यान दीजिएगा। यानी हम अब आपको पढ़ाएंगे स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की स्प्लिटिंग, इलेक्ट्रॉन का विपाटन
किस तरह से ऑक्टाहेड्रल के कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है, किस तरह से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है और किस तरह से यह स्क्वायर प्लेनर के कॉम्प्लेक्स में होता है, और इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं और इस पर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में पूछ लेता है कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, उसमें इलेक्ट्रॉन की स्प्लिटिंग कैसे होगी इसको निर्देशित कीजिए, उसको दिखाइए। क्वेश्चन आता है कि ड्रा द फिगर ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में इलेक्ट्रॉन की स्प्लिटिंग किस तरह से होगी उसको आप दिखाइए। शिक्षा पार्ट में तो खत्म होगा नहीं, फिलहाल हमें अदरवाइज बीएससी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर को भी अभी कुछ ना कुछ पढ़ाना है, और इसलिए आज 6 पार्ट में जो हो सकेगा मैं आपके हवाले कर दूंगा। आशा है कि हमें क्रिस्टल फील्ड थियरी की ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग और टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग तक ही हो सकेगा। उसके बाद जो शेष पार्ट बचा रहेगा वो अगले लेक्चर में कभी हो जाएगा, लेकिन जो पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर मैं आपको अब बताऊँगा स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की स्प्लिटिंग क्या होगी? स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल एक कॉम्प्लेक्स है, उसमें इलेक्ट्रॉन की स्प्लिटिंग किस तरह से होगी इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दैट इज OH, और जब भी ऑक्टाहेड्रल होगा तो आपकी ऑलरेडी आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा आपके पास d ऑर्बिटल होंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड होकर के जाएगा वह dx²y² और dz² में जाएगा, जहाँ पे लिगेंड भी इलेक्ट्रॉन अपने आप को वहाँ पे अप्रोच कराने की कोशिश करेगा। इस तरीके से ऑलरेडी यू नो दैट, आप पहले से यह जानते हैं कि d ऑर्बिटल के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 और 5, जिन्हें क्रमशः dxy, dyz, dzx, dx² y² और dz² कहते हैं। आप जानते हैं देयर आर 5 ऑर्बिट आल्सो हैविंग इन द d ऑर्बिटल्स dxy, dyz, dzx, dx² y² dz² होते हैं, और यह ऑलरेडी 5, इन्हें हम 5d डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें हम 5d डीजेनरेट ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। मैं इसे किसके नाम से जानता हूँ? 5d डीजेनरेट ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं, और यह डीजेनरेट ऑर्बिटल एक हाइपोथेटिकल एनर्जी लेवल के बराबर होते हैं। इस तरीके से यहाँ पे ये बराबर हो गए, लेकिन आप देखेंगे कि यह ग्राउंड स्टेट में चला जाता है, यानी फार्मर के जो आपके फॉर्मर के 3 ऑर्बिटल थे T2g वह आपके ग्राउंड स्टेट में चले जाएंगे, और लेटर के जो 2 ऑर्बिटल होंगे Eg यह आपके एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ, स्प्लिटिंग जब आप देखते हैं तो यहाँ पर जो आपका dxy है, dyz है और dzx है, यानी T2g जो है वह कहाँ चला आता है? ग्राउंड स्टेट पर चला आता है, और यह आपका Eg जो है ऊपर चला आता है एक्साइटेड स्टेट में, जिन्हें क्रमशः dx² y² और dz² कहते हैं। यह क्रिस्टल फील्ड थियरी की स्प्लिटिंग हो गई। स्प्लिटिंग में यह बताया जा रहा है कि आपके पास जो 5d ऑर्बिटल होते हैं या 5d डीजेनरेट ऑर्बिटल हुआ करते हैं, जिन्हें क्रमशः हम dxy, dyz, dzx, dx² y² और dz² कहते हैं। और जैसे ही इनकी स्प्लिटिंग होने लगती है, हम देखते हैं कि लेटर के 2 ऑर्बिटल जिन्हें हम Eg के नाम से जान रहे हैं, या ऑलरेडी dx² y² और dz² में चले जाते हैं, और फार्मर के 3 ऑर्बिटल dxy, dyz, dzdx या ग्राउंड स्टेट में चले आते हैं। और बीच में एक सेंटर हो जाता है जिसे हम बैरी सेंटर के नाम से जानते हैं, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? बैरी सेंटर के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ पर यह होता है कि यह क्रिस्टल का जो फील्ड है ऑलरेडी यह स्थायी है कि अस्थायी है। क्या जानते हैं? हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि यह जो क्रिस्टल का फील्ड है यह स्थायी है कि अस्थायी है। अगर वह अस्थायी है, अगर वह अनस्टेबल है, तो इसे हम स्टेबल कैसे करेंगे?
है ना। अगर वह अनस्टेबल है तो इसे हम स्टेबल कैसे करेंगे, इसके लिए हमें ऑलरेडी लिगेंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन को डोनर किया जाता है और इसके फील्ड में, इसके ऑर्बिटल में, इसके क्रिस्टल फील्ड ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके ऑलरेडी इसके ऑर्बिटल को स्टेबल करने की कोशिश की जाती है। तो पता यह चलता है कि आपको यह देखना होगा कि लिगेंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन किस तरह से डोनर किया जा रहा है उस क्रिस्टल फील्ड के अंदर और उसको किस तरह से स्टेबल किया जा रहा है। तो जब भी लिगेंड आने लगता है, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन आने लगते हैं, तो इसको अस्थायी होने के लिए अर्थात इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है, ऊर्जा लेनी पड़ती है, जिसे हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं, CFSI के नाम से जानते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं, CFSI के नाम से जानते हैं। और यह CFSI का एक वैल्यू होता है और हर एक मान होता है। यहाँ पर CFSI का मान होता है -0.4 डेल O। आपको बता दें जो CFSI होता है, CFSI का पूरा नाम होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी। क्या होता है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। CFSI का पूरा नाम क्या होता है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी होता है। यह CFSI का मान होता है। और जैसे यह CFSI यहाँ पे इसे हम अगर ऑक्टाहेड्रल में CFSI निकाल रहे हैं तो इसे हम डेल O कह देंगे। अगर टेट्राहेड्रल में CFSI का मान निकाल रहे हैं तो डेल T कह देंगे। यह CFSI होता है। और इसे हम 10 से भाग दिए हैं तब दशमलव आ गया है, नहीं तो अगर 10 से गुणा कर देते तो यह -4 हो जाता और इसे हम DQ लिख देते। क्लियर हो गया? क्या लिख देते? DQ लिख देते। उसके बाद यहाँ पर जो आता है वह +0.6 डेल O आता है या +6 DQ आता है। तो आप छात्रों इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बड़ी ही बेहतरीन लाजवाब टॉपिक है, इसलिए क्योंकि यह MSc प्रीवियस में भी पूछता है, MSc प्रीवियस की इनऑर्गेनिक में भी पूछता है। स्प्लिटिंग से तमाम सारी क्वेश्चन आपकी पूछते रहते हैं, BH2 एंट्रेंस में पूछते हैं, JAM में पूछते रहते हैं, IRT JNU DU में पूछा करता है। इसलिए आप इसको पढ़ने की कोशिश ज़रूर करिएगा और मुझे आशा है कि आप BSc पास होने के बाद BH2 जैसे यूनिवर्सिटियों में ज़रूर जाने की कोशिश करेंगे, एंट्रेंस फॉर्म ज़रूर डाले होंगे। इसलिए इस क्लास को ना छोड़िएगा। आपको भले यह लगे कि यह क्लास आपका BSc पार्ट 1 पेपर हो चुका है, अगर आप यहीं तक सीमित रखेंगे तो आप वहीं तक रहेंगे। इसलिए प्लीज़ कृपया करके आप इस लेक्चर को देखा करिए, लाइक्स किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए और दोस्तों में शेयर किया करिए। लेकिन मुझे आपको एक बात और बतानी होगी कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका या कहीं भी किसी भी प्रकार की फॉल्टिंग आती है या आपको जो कुछ पूछना हो कि सर ये समझ में नहीं आया था, आप अगले लेक्चर में थोड़ा सा जिक्र कर दीजिएगा, तो पक्का है कि अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखते हैं तो मैं इसका जवाब आप तक इस YouTube के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन साथ ही साथ मुझे कोरोना जैसे घातक बीमारी से, कोरोना जैसे घातक महामारी से बचने के लिए भी कदम उठाना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग एंड ऑल द रूल फॉलो ऑफ द कोरोना डिजीज कोविड-19 जो डिजीज है उसके खिलाफ मुझे ऑलरेडी अभियान छेड़ना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के तहत मुझे रूल में रहना होगा। तो ये सब सारे तरीके हैं और आप इसको पढ़ने की कोशिश करिएगा। तो मैंने आपसे बताया कि सबसे पहले इसको 2 ऑर्बिटल में बांटिए आप, यानी फार्मर के 3 ऑर्बिटल को T2G में कर दीजिएगा, लेटर के 2 ऑर्बिटल को आप EG में कर दीजिएगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स रहेगा तो T2G हमेशा नीचे रहेगा और EG ऊपर रहेगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि 3 ऑर्बिटल जिसे हम T2G कहते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर, वह T2G तीनों ऑर्बिटल नीचे रहेंगे और EG कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। और आप ये भी याद कर लीजिएगा कि इसका जो CFSI का मान होगा ग्राउंड स्टेट में वह -0.4 डेल O होगा या -4 DQ होगा। आप कहेंगे -4 DQ क्यों आया? क्योंकि मैंने 10 का गुणा कर दिया। 0.4 डेल O क्यों आया? क्योंकि मैंने वहाँ पर ऑलरेडी 10 से भाग दे दिया। ये 4 कहाँ से आया? क्योंकि जो टोटल बनेगा बेटा जी वह टोटल बनेगा आपका 10 DQ। कितना बनेगा? 10 DQ या आपका 1 डेल O बनेगा। इसीलिए मैंने 6 4 10 किया है ना। इसलिए मैं क्योंकि यहाँ पे जो CFSI का फार्मूला होगा वह होगा डेल O बराबर -0.4 P प्लस
प्लस 0.6 क्यू ये हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो CFSI का फार्मूला होगा वह डेल O बराबर हो जाएगा माइनस 0.4p प्लस 0.6 क्यू हो जाएगा, जहाँ पे p क्या है, जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा p में, यानी dxy dy dz में भरा जाएगा। ऑलरेडी उसे मैंने p से कर दिया है। और 0.6 क्यू क्या है, q ऑलरेडी जो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर में जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वह है। तो आप यहाँ पे जान सकते हैं कि ऑलरेडी आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि 0.6 डेल O और प्लस 0.6 डेल O ऊपर वाले का होता है, या प्लस 6 DQ होता है, माइनस 0.4 डेल O और माइनस 4 DQ होता है, टोटल 10 DQ होता है। लेक्चर देते समय उस समय मैंने इसको ऑलरेडी प्लस में किया हुआ था, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। वहाँ पर मैंने माइनस किया हुआ था लेकिन यह प्लस में होता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो ये रहा आपका, आपको याद रहना चाहिए कि ऑलरेडी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर Eg ऊपर होगा, T2G नीचे होगा। Eg कहाँ होगा, ऊपर होगा, T2G नीचे होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि स्प्लिटिंग तो कर लिया, क्रिस्टल थ्योरी तैयार हो गई, लेकिन मैटर अब यहाँ पर यह फंसता है कि सर लिगेंड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कैसे आते हैं और यहाँ पे ये कैसे पेयरिंग होती है। तो यह सारी चीज़ें मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। स्प्लिटिंग वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आप स्प्लिटिंग बना लेते हैं, फिर इसके बारे में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। रोज़ का रोज़ जितना लेक्चर होता है सारे नोट्स PDF बन करके प्रोवाइड हो रहे हैं। अगर मैं इसकी पूरी थियरी लिखना शुरू करूँगा तो ऑलरेडी दूसरा लेक्चर नहीं हो पाएगा, इसलिए आप लेक्चर को ध्यान से सुना करिए। ये इसका मेजर पॉइंट है। अब उसके बाद इसकी PDF आप पा जाएंगे, ऑक्टाहेड्रल की आप इसकी सारी PDF पा जाएंगे, उसमें मेरा नोट्स रहेगा, उसी से आप अपना नोट्स बना लीजिएगा। यहाँ पे आप समझ लीजिएगा। अब आपको यह बता दें कि जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है मीन्स इन ऑक्टाहेड्रल स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन या स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देयर आर टू टाइप्स। आप भी एक ही इंसान हैं और हम भी एक ही इंसान हैं। हमारे अंदर भी गुण अवगुण दोनों होंगे, आपके अंदर भी गुण अवगुण दोनों होंगे। उसी तरीके से केमिस्ट्री में पार्टिकल का समाज हुआ करता है। पार्टिकल के समाज वो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन सारे फिनोमिनन हम ही और आप की तरह कर रहे हैं। तो तेज और धीम जिस तरह से हम लोग हुआ करते हैं, उसी तरीके से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग भी दो तरह से हुआ करती है। एक हाई स्पिन हुआ करता है और एक लो स्पिन हुआ करता है। हाई स्पिन को एच कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और लो स्पिन को एलएस कहते हैं। इस चीज को ध्यान दीजिए। कितने स्पिन होते हैं, कितने तरीके के, दो तरह के स्पिन हुआ करते हैं। ऑक्टाहेड्रल केस में दो तरह का स्पिन हुआ करता है, एक हाई स्पिन हुआ करता है और एक लो स्पिन हुआ करता है। तो आपको यह चीज ध्यान देना होगा। हाई स्पिन जो होता है वह हुंड के नियमों का पालन किया करता है, लो स्पिन जो होता है वह हुंड के नियमों का पालन नहीं करता है। तो ऑक्टाहेड्रल में केस में आपने अभी जो स्प्लिटिंग देखा, तो उस केस में होता क्या है, Eg और T2G हुआ करते हैं, T2G नीचे हुआ करता है, Eg ऊपर हुआ करता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरे जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिएगा इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग या इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, कैसे होगा, इन हाई स्पिन। अगर स्पिन क्या है, हाई है। अगर स्पिन हाई है तो ऑक्टाहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के अंदर इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाएगा। अगर स्पिन हाई है तो इलेक्ट्रॉन को किस तरह से आप भरते हैं। तो आप जानते हैं आपके पास सिस्टम होता है, d ऑर्बिटल का सिस्टम कौन सा होगा भाई, सिस्टम आपका हो जाएगा D1 D2 D3 D4 D5, यही तो सिस्टम है आपका, बिल्कुल सही है। इसके बाद ऑर्बिटल को आपने कितने भागों में बांटा भाई, Eg में,
है ना। आपने ऑर्बिटल को कितने भागों में बांटा है, T2G है कि नहीं, और किस में बांटा है भाई, T2G में 3 ऑर्बिटल होंगे, ये तरीका होगा। उसके बाद किस में बांटा, EG में। तो यहाँ पर मैं T2G EG दिखा दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ मैं इसका डेल ओ भी दिखा दे रहा हूँ। डेल ओ का मतलब क्या हो गया, CF से सही दिखा दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर 4 कॉलम बनाया है, सिस्टम बनाया है, T2G EG बनाया है। इसके ऑर्बिटल कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाएंगे और डेल ओ का मान निकालेंगे। किस तरह से होगा इसको देखिएगा आप। सिस्टम आपका बता रहा है D1, कैसा सिस्टम बता रहा है, D1 का सिस्टम बता रहा है। तो D1 के सिस्टम में फार्मर के 3 ऑर्बिटल, फार्मर के 3 ऑर्बिटल DXY DYZ और लेटर की 2 ऑर्बिटल, ये ऑक्टाहेड्रल का कंडीशन है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, इसलिए मैंने 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसका, T2G1 और EG0, क्योंकि EG में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। क्या हो गया, ये T2G1 और EG0 हो गया। ये ऑक्टाहेड्रल केस चल रहा है, अगर G आ गया तो इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल का केस चलेगा। अगर G आ गया तो इसका मतलब किसका केस चलेगा, ऑक्टाहेड्रल का केस चलेगा। तो T2G1 हो गया और EG0 हो गया। अब आप यहाँ पर देखिए फार्मूला लगाइए, आप किसका लगाएंगे, डेल ओ का। क्या फार्मूला होता है, -0.4 P प्लस 0.6 अंदर का लीजिए क्योंकि वह प्लस करके प्लस है ना, ये प्लस 0.6 Q, ये होता है फार्मूला। तो डेल ओ बराबर क्या हो जाएगा, -0.4 P का मान 1 होता है, 0.6 गुणते 0 हो गया तो -0.4 आ गया डेल ओ। क्या आ गया, -0.4 डेल ओ या -4 DQ, -0.4 डेल ओ या फिर क्या आ गया, या क्या आ गया भाई, -4 DQ। तो ये कंडीशन रहा, देखिए -4 DQ या -0.4 डेल ओ आ गया। ये अब D1 सिस्टम में रहा। अब D1 सिस्टम का मतलब ये होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स रहे, चाहे जो भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स रहेगा, उसमें सबसे पहले आपको सिस्टम निकालना होगा। सिस्टम निकालने के बाद आपको इस तरह से रखना होगा, अगर क्वेश्चन में दिया रहता है कि आप ऑलरेडी स्पिन इन हाई स्पिन में उसका C से सही का मान क्या होता है, तो आपको उसको निकालना होगा। अगर उसने लो स्पिन में दिया है तो आपको लो स्पिन में निकालना होगा। लेकिन ध्यान देना है कि अगर उसने किसी स्पिन का नाम नहीं लिया है और उसने कहा कि कैलकुलेट द CFSI इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, तो यहाँ पे आप ध्यान देना है आपको कि हाई स्पिन में निकालना होगा। अगर क्वेश्चन में दिया है कि आप ऑलरेडी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का CFSI का मान निकालिए, तो ऐसी स्थिति में आप हाई स्पिन में ही ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की CFSI का मान निकालेंगे। अगर उसने कह दिया कि आप हाई स्पिन में निकालिए तो ठीक है, आप हाई स्पिन में निकालेंगे। अगर उसने कह दिया लो स्पिन में निकालेंगे तो आप उसे लो स्पिन में निकालना होगा, क्योंकि आंसर आपको उसी अनुसार देना होगा जिस अनुसार वह क्वेश्चन पूछा होगा। तो D1 सिस्टम हो गया, ये आपका ये हो गया, T2G1 हो गया, EG हो गया। ये सिस्टम D1 है, लेकिन मेरे पास ऑर्बिटल कितने हैं, 5, इसलिए एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2, और 5 ऑर्बिटल मिलकर के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10। तो इसका मतलब सिस्टम कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा। D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 जाएगा। इसलिए सारे सिस्टम का बारी बारी से हम CFSI का मान निकाल करके आपको दिखा दे रहे हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा दिया, चलो एक कॉलम खींच करके उसको अलग कर देते हैं। दूसरे का दिया D2, और ये देखिएगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का है, इस चीज़ को बढ़ाइए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ना कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब D2 कह दिया, भाई D2 में क्या करेंगे आप, फार्मर के 3 ऑर्बिटल इधर से ही बढ़ते चले जाएंगे, उनके के नियमों का पालन करेगा, EG को खाली करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, T2G2 EG0। क्या हो गया, T2G2 EG0 हो गया। और T2G2 हो गया EG0, तो आप क्या करेंगे, डेल ओ बराबर -0.4 इंटू 2 प्लस 0.6 इंटू 0, ये हो जाएगा। तो क्या हो गया, -0.8 डेल ओ। क्या हो गया, -0.8 डेल ओ, या इसे हम कह सकते हैं -8 DQ। क्यों भाई, ये क्या हो गया, -0.8 डेल ओ, या क्या हो गया, -8 DQ। ये तरीका रहा D2 का। तो आप इस तरीके से भी 2 देखे हैं,
और सिस्टर राइट कर लीजिएगा आप इसको अच्छी तरह से। अब आप आगे देखने की कोशिश करिएगा। अब मैं D2 सिस्टम का निकालता हूँ, सॉरी D3 का। तो D3 सिस्टम में जब हम जाएंगे तो ऑलरेडी यहाँ पर 3 ऑर्बिटल होगा। 3 ऑर्बिटल बोले तो 1 2 3, ये कैसे ऑर्बिटल हैं भाई? T2G के। और EG में कितना हो जाएगा भाई? 2 ऑर्बिटल। तो 2 ऑर्बिटल मतलब EG हो गया। अब इस तरीके से EG में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब आगे क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2G3 हो गया, EG0 है कि T2G3 EG0 हो गया। अब डेल O का मान क्या हो जाएगा? -0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 0, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या हो गया? -1.2 डेल O हो जाएगा। टोटल डेल O होता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर 8 से ज़्यादा मान आ रहा है, -0.8 डेल O, इसलिए यहाँ पर इसे कुछ किताबों में -0.8 स्टार डेल O लिखा है, या ऑब्लिक लगाकर -8 स्टार D2। तो आप स्टार का मतलब किताब में पीरियड शर्मा की किताब में दिया होगा, वहाँ आप इसमें जाएंगे तो वहाँ पर 8 के ऊपर स्टार लगाना है। तो स्टार का मतलब यह होता है कि वह वैल्यू बड़ी हाई लेवल की वैल्यू है और वह 8 से ज़्यादा हो रहा है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ये D3 सिस्टम हो गया आपका। उसके बाद हम आते हैं D4 सिस्टम में। बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है, आप इसको पढ़िएगा ज़रूर जनाब। हमें तो आता है कि आप पढ़ेंगे ज़रूर। यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रॉन किया हुंड के नियमों का। अब देखिएगा D4 से नियम कानून बदल रहा है। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ तक इलेक्ट्रॉन था हाई स्पिन लो स्पिन, ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन तक D3 सिस्टम तक सेम रहते हैं। लेकिन जैसे ही D4 सिस्टम आता है हाई स्पिन लो स्पिन की क्राइटेरिया बदल जाती है, क्योंकि अब ये हुंड के नियमों का पालन करता है। और हुंड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन को बारी बारी से भरते हैं, अगर बचता है तो जोड़ा बना देते हैं। सिस्टम मेरा D4 है तो 1 2 3 मैंने बारी बारी से इलेक्ट्रॉन 1 बाई 1 करके फिल किया, लेकिन मैंने देखा एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, जोड़ा नहीं बनाएंगे ना, तो बचा हुआ है, आगे बढ़ गए। जब तक T2G पूरी तरह से भर नहीं जाएंगे हम पेयरिंग नहीं कर सकते। इसलिए आप यहाँ पर ये देखिएगा। अब ये हो गया T2G4 EG0 EG1, T2G3 EG1, सॉरी T2G3 EG1 हो गया। अब डेल O का मान आप निकालिए, -0.4 इंटू 3 और प्लस क्या हो गया? 0.6 इंटू 1। तो आप 4 का इसमें करेंगे तो -1.2, जिसे 4 से 12 कहते हैं, और प्लस 0.6, 12 में से 6 के 6 हो गया, -0.6 डेल O, या इसे हम कह सकते हैं -6 DQ। कितना इजी है, कितना इजी है, कितना बेहतरीन है। अब आगे और देख सकते हैं आप। सिस्टम मैंने क्या लिया भाई? सिस्टम मैंने D5 का ले लिया। अब मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, D5 का ले लिया तो D5 में ऑलरेडी क्या हो जाएंगे, है ना। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते थे, ऐसे भी करके आप ऐसे खुदा करके स्प्लिटिंग करके भी लिख सकते हैं। आप टेंशन ना लीजिएगा। 1 2 3 4 और 5 ये भी तरीका होता है। सिमेट्रिकली फिल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसको हम कह सकते हैं, नीचे आपने कहा अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया T2G3 EG2, क्या हो गया? T2G3 EG2 हो गया। हाई स्पिन में चल रहा है केस, तो यहाँ पे डेल O का मान क्या हो जाएगा? दैट इज डेल O का मान हो जाएगा -0.4 इंटू 3 और प्लस 0.62, ये हो जाएगा बराबर 0 वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। उसके बाद सिस्टम आप ले लीजिए D6। तरीका ये भी होता है, इसलिए मैंने दोनों तरीकों को आपको बता दिया। एक एक इलेक्ट्रॉन भरते चले जाइए, भरते चले जाइए, बच रहा है, इसलिए क्या हो गया? जोड़ा बन गया। अब ये क्या हो गया? T2G4 हो गया और EG क्या हो गया भाई? 2 हो गया। तो इस तरीके से डेल O का मान क्या हो जाएगा? -0.4 इंटू 4 और प्लस क्या हो जाएगा? 0.6 इंटू 3। तो आपने यहाँ पर देखा कि 0.6 इंटू 2 हो गया। उसके बाद हो गया -1.6 प्लस 1.2, तो यहाँ पे आपका आ गया -0.4 डेल O, या इसे -4 DQ कहेंगे, या तो इसे -4 DQ कहेंगे, है ना। ये हो गया। उसके बाद आपका D7 आता है, तो D7 में भी आप यही चीज़ें दिखाएंगे। इसे 1 2 3 दिखा दिया, 4 और 5 दिखा दिया, 6 और 7 दिखा दिया। तो अब इस तरीके से यहाँ पे क्या हो गया? T2G5 और EG क्या हो गया भाई? 2 हो गया। तो
तो डेल ओ का मान क्या होगा -0.4 इंटू क्या हो जाएगा 5 और प्लस 0.6 इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा -2.0 प्लस 1.2 बराबर -0.8 डेल ओ या -8 ये हो गया। तो आपके D7 तक हो गया। अभी कौन सा बाकी है भाई D8 का देख लीजिए। अब तो पूरा देख ही लीजिए। D8 को देखिए आप। तो D8 को आप जब देखेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे आप 3 ऑर्बिटल है ना और फिर ऊपर क्या है Eg है। तो यहाँ से आप 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी T2G6 हो गया, Eg2 हो गया। डेल ओ का मान क्या होगा -0.4 इंटू 6 और प्लस 0.6 इंटू 2 तो बराबर क्या होगा -1.2 प्लस 2.4 प्लस है ना 1.2 बराबर -1.2 जिसे हम -0.8 स्टार डी की डेल ओ लिखेंगे। ये हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये तरीका रहा भाई। गणितीय फार्मूले लग रहे हैं, इसे तो आपको पढ़ना ही होगा। सारे सिस्टम में आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ, D9 को दिखा दे रहा हूँ D9। तो D9 आप जब करेंगे तो T2G6 हो जाएगा और Eg क्या हो जाएगा 3 -0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 3 तो आप जानते हैं -1.2 डेल ओ है ना। -1 तक 24 हो गया तो -2.4 हो जाएगा, है कि नहीं। क्या हो जाएगा -2.4 प्लस 18 हो जाएगा 1.8 -0.6 डेल ओ। तो ये तरीका रहा भाई। इसके बाद लास्ट भी देख लीजिए D10 में हो जाएगा T2G6 Eg4 हो जाएगा बराबर ये 0 हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप CFSI का मान क्या हो गया, ये सारे CFSI का मान मैंने आपको निकाल दिया, आपके हवाले कर दिया। इस चीज़ को केयर रखिएगा। तो अभी आपने जो देखा इलेक्ट्रॉन को किस तरह से हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर हाई स्पिन में इलेक्ट्रॉन को फिलिंग किया, या आपने देखा उसका CFSI किस तरह से हमने निकाला, यह भी आपने देखा। यहाँ पर समझने योग्य बात यह है हाई स्पिन लो स्पिन में थोड़ा सा अंतर होता है। हाई स्पिन में अंतर यह होता है कि ऑलरेडी जो हाई स्पिन होता है वह हुंड के नियमों का पालन करता है। T2G से Eg में चले जाएंगे। पेयरिंग हम तब तक नहीं करेंगे जब तक ऑलरेडी पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन Eg तक नहीं पहुंच जाएगा। लेकिन लो स्पिन का कंडीशन यह होता है कि पहले मैं T2G को पूरी तरह से भर लूँगा, यानी आपका ग्राउंड स्टेट पूरी तरह से भर लूँगा, तब आपका मैं एक्साइटेड स्टेट में जाऊँगा। तो यह CFSI का मान कैलकुलेट करने के लिए आता है। और आपको बता दें कि जो CFSI है ऑलरेडी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप यह भी जान गए कि CFSI को किस तरह से मैंने निकाला, इलेक्ट्रॉन को किस तरह से भरा और फिर उसके बाद ऑलरेडी किस तरह से कैलकुलेट किया और CFSI का मान कम ज़्यादा कैसे हुआ। एक कंडीशन यहाँ पर आई है कि जब मैंने देखा कि जो CFSI था वह ऑलरेडी एक कंडीशन स्टार लग करके आया। स्टार लगा कहाँ पे, स्टार वहाँ पर लगेगा जहाँ पर ऑलरेडी वैल्यू 8 से ज़्यादा होने लगेगी। जहाँ पे वैल्यू 8 से ज़्यादा होने लगेगी वहाँ पर स्टार लग जाएगा। तो आज आपने पढ़ा इस कक्षा में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ा और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में मैंने इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करने के लिए हाई स्पिन को पढ़ाया। तो आप ही लो स्पिन बाकी ही है। अभी मैं अगली कक्षा में लो स्पिन भी पढ़ाऊंगा। लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ऑलरेडी ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर BSc थर्ड ईयर के सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। और इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जब मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को पढ़ रहा हूँ तो आप इस चीज़ को रखिएगा कि इसकी स्प्लिटिंग जरूर याद रखिएगा। स्प्लिटिंग में मैंने बताया बार बार स्प्लिटिंग में Eg ऊपर हो जाएगा, T2G नीचे हो जाएगा, T2G ग्राउंड स्टेट में हो जाएगा, Eg इसका एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ भरा जाएगा। ये चीज़ को ध्यान देना है। यानी इसके साथ T2 और दोनों के साथ G लगा रहेगा। ये सारी इसकी क्राइटेरिया, इसकी पहचान होती है। उसके बाद जो Eg होता है वह प्लस 0.6 डेल ओ उसका CFSI का मान होता है। जो T2G होता है उसका CFSI का मान -0.4 डेल ओ होता है। और टोटल जो हुआ करता है वह प्लस
0 dq या माइनस 0.1 डेल ओ हुआ करता है, 10 dq हुआ करता है कि नहीं। तो ये तरीका रहा आपका CFSI का, बीच में बैरी सेंटर होता है। यह इलेक्ट्रॉन लिगेंड का इलेक्ट्रॉन Eg में जाता है, क्योंकि यहाँ पर Eg जो होता है dx स्क्वायर वाई स्क्वायर dz स्क्वायर एक्साइटेड स्टेट में होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन जाकर के लिगेंड का फीलिंग कर लेता है और वहाँ पे मेटल लिगेंड बॉन्डिंग बन जाती है। लेकिन यह सारी चीज़ें CFSI के ऊपर डिपेंड किया करती है। अभी मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊँगा कि CFSI पेयरिंग एनर्जी किस तरह से कंपेरिजन होकर के स्पिन कब लो हो जाएगी, स्पिन कब हाई हो जाएगी और स्पिन कब बराबर हो सकती है। यहाँ पर भी सवाल होता है। आपको बता दें कि जब डेल ओ का मान पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे लो स्पिन आ जाती है। जब डेल ओ का मान पेयरिंग एनर्जी से कम हो जाती है तो वहाँ पे हाई स्पिन आ जाता है। और जब पेयरिंग एनर्जी और CFSI का मान बराबर आ जाता है तो वहाँ पर स्पिन बराबर बनी रहती है। तो इस तरीके से मैंने आपसे बताया कि देर आर splitting of octahedral complexes also having the excited state of dx square y square and dz square, and in the ground state dx y dy z dz dx form a 3 orbital dx y dy z dz dx also known as C2g orbital, and later 2 orbital dx square y square and dz square is known as Eg orbitals. Eg is always splitting in the high energy level, always Eg is the high energy level and filling of the ligands of in the Eg orbitals. So and thus we can consider Eg is also containing the that dependable orbitals which are also formation on the axis, and the T2g orbitals also having between the axis also formation the T2g orbitals, that is the independent orbitals, है कि नहीं। अब इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। आपको मैंने डिटेल पढ़ा दिया है। थोड़ा सा जानकारी और आप ले लीजिए। मैंने आपसे एक बात बताया कि अगर डेल ओ का मान, क्या करें भाई, अगर डेल ओ का मान देख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा शॉर्ट नोट आपको बता दे रहा हूँ, आप इसे राइट कर लिए होंगे। आशा है कि आप इसे कैलकुलेट भी कर लेंगे, आशा है कि आप इसे कैलकुलेट भी कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत आपकी नहीं आएगी। एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट मैटर यह है कि आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कंपटीशन के नज़रिए से है। अगर डेल ओ का मान डेल पी से ज़्यादा होगा, अगर डेल ओ का मान डेल पी से ज़्यादा होगा, पी का मतलब होता है पेयरिंग एनर्जी, पी का मतलब क्या होता है, पेयरिंग एनर्जी, और डेल ओ तो आप ही जानते ही हैं, यह CFSI है। अगर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का मान, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी का, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी का मान अगर पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है तो लिगेंड या इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। अगर डेल ओ का मान डेल पी से क्या है, ज़्यादा है, तो स्पिन कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा। अगर डेल ओ का मान डेल पी से कम है, यानी डेल पी ज़्यादा हो जाए, डेल ओ कम हो जाए, तो स्पिन कैसा होगा, हाई स्पिन। कितना इंपॉर्टेंट मैटर है, शायद मैं इसको मैं ही समझ रहा हूँ। डेल ओ इज ग्रेटर देन डेल पी, अगर डेल ओ का मान डेल पी से ज़्यादा होगा तो स्पिन कैसा हो जाएगा, लो स्पिन हो जाएगी। अगर डेल ओ का मान डेल पी से कम हो जाएगा, स्पिन कैसा हो जाएगा, हाई स्पिन हो जाएगा। अगर डेल ओ का मान डेल पी के बराबर हो जाएगा तो आपका स्पिन बहुत हो जाएगा, हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है। ठीक, अगर डेल ओ का मान डेल पी से ज़्यादा है तो स्पिन कैसी हो जाएगी, लो हो जाएगी। अगर डेल ओ का मान डेल पी से कम है तो स्पिन कैसी हो जाएगी, हाई हो जाएगी। अगर दोनों का मान बराबर है तो बहुत ही हाई स्पिन लो स्पिन हो जाएगी। तो यह चीज़ को याद रखिएगा, यह बड़ा ही इम्पोर्टेंट मैटर है। PGT 2015 में यही क्वेश्चन पूछा था कि बताइए डेल ओ इज ग्रेटर देन डेल पी तो स्पिन कैसा होगा। अभी KVS में भी यही क्वेश्चन पूछा था, डेल ओ का मान डेल पी से ज़्यादा है तो बताइए क्या कंडीशन आएगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कंपटीशन वगैरह में किताबों से ही तो पूछते हैं, पूछेंगे तो कहाँ से पूछेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको यह बता दिया कि डेल ओ और डेल पी किस तरह से होता है। यानी आप ये समझने की कोशिश करिए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अगर है तो ऑलरेडी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के केस में Eg ऊपर हो जाएगा, T2g नीचे आ जाएगा, Eg एक्साइटेड स्टेट में रहेगा, T2g ग्राउंड स्टेट में रहेगा। लिगेंड के इलेक्ट्रॉन हमेशा Eg में भरे जाएंगे
और आप यह भी देखिएगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड करेगा तो उसकी स्पिन हाई रहेगी, लिगेंड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड उसको पेयर करने की कोशिश करेगा, स्पिन वहाँ पे लो होना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में CFSI का मान डेल्टा से ज़्यादा हो जाता है, यह भी आप वहाँ कैलकुलेट करके देख सकते हैं। लेकिन अगर वीक लिगेंड होता है उसके स्पिन को लो नहीं कर पाता है तो पेयरिंग एनर्जी वहाँ पर ज़्यादा होने लगती है और डेल ओ का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, स्पिन हाई बनी रहती है और इसके बाद डेल और डेल पी बराबर रहता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, बहुत हाई स्पिन लो स्पिन दोनों हो सकता है। तो इस तरह से मैंने आज आपकी इस क्लास में क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी के साथ साथ वैलेंस बार थियरी की लिमिटेशन भी बताया, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी पढ़ाया आपको, स्प्लिटिंग ऑफ इन ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को पढ़ाया और हाई स्पिन में कैसे इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है इसको भी पढ़ाया। और मैं अगले लेक्चर में आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का ही केस लूँगा और इलेक्ट्रॉन को फीलिंग करूँगा लो स्पिन में, उसको दिखाऊँगा। उसको दिखाने के बाद मैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को डिटेल पढ़ाऊँगा, उसके भी स्पिन को आपको यहाँ पर दिखाऊंगा और आशा है कि 2 ही हो पाएगा। इसलिए मैं इतना ही, मेरे पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, इसलिए मैं अगली लेक्चर जो लेकर के आऊँगा, अभी जो अगली पार्ट 6 लेकर के आऊँगा उसमें जो हो सकेगा आपके हवाले कर दूंगा। लेकिन जो कल का दिन होगा, जो अगले नेक्स्ट छठे पार्ट के बाद जो आएगा दिन, वो BSc थर्ड ईयर का नहीं बल्कि BSc सेकेंड ईयर का रहेगा और ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर रहेगा। उसके बाद वो चैप्टर खत्म करने के बाद BSc पार्ट 1 का सॉलिड स्टेट चलाऊंगा। ओके, थैंक्स।